हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारा ये चैप्टर नंबर 11 का वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 9th के कुछ चैप्टर तथा क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करवा दिए हैं। यदि आपने अभी तक क्लास 9th और क्लास 10th के पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। साथियों, अगर बात करें पीडीएफ फाइल की तो इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अचर रहती है या पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो साथियों, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कुल ऊर्जा होती है इसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं साथियों? यांत्रिक ऊर्जा। अब ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो साथियों, जो इनका योग होता है ये कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। और साथियों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा नियत रहती है यानी कि अचर रहती है। कैसी रहती है? नियत रहती है यानी कि अचर रहती है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो कुल ऊर्जा होगी वो कैसी रहेगी साथियों? अचर रहेगी। साथियों, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाना चाहूं तो साथियों, मान लो ये है पृथ्वी की सतह, ठीक है। अभी एक गेंद लिया आपने, यानी कि कोई पिंड लिया, मान लो गेंद ले ली। अभी गेंद को आपने ऊपर फेंका तो यानी कि उसमें क्या किया आपने? गति दी, यानी कुछ गतिज ऊर्जा उसमें आपने दी। अभी एक क्षण ऐसा आएगा, गेंद जो है एक जगह पे रुक जाएगी और फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो आपने पहले इसमें क्या किया साथियों? गतिज ऊर्जा दी। तो साथियों, आपने इसमें जितनी गतिज ऊर्जा दी होगी, ठीक है, और एंड क्षण जब आएगा, जब वस्तु रुकेगी तो उसमें उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में वह गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर गतिज ऊर्जा, अगर मान लो आपने 10 दी, कितनी दी? 10 जूल दी, ठीक है। तो अभी एंड पॉइंट पर यहाँ पर 10 जूल जो है स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करें साथियों यहाँ पर गतिज ऊर्जा की, तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0 जूल और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी 0 जूल हो जाएगी। यानी दोनों कंडीशन में, यानी ऊपर की बात करें तो 10 प्लस 0 यानी कि रहने वाली है 10, और नीचे बात करें तब भी गतिज ऊर्जा कितनी रहने वाली? 10 प्लस 0 यानी कि कितनी रहने वाली है? 10 ही रहने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है, जिसको हम बोलते हैं कुल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ये हमेशा नियत रहती है, बदलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो साथियों, कहने का मतलब है, मान लो ये है सड़क भैया, इस पर ये मान लो एक गाड़ी है और बी वेग से चल रही है। अभी गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और क्या कर दी? 4B कर दी, यानी कि 4 गुना स्पीड कर दी, ठीक है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है M × G × H, ठीक है।
तो साथियों यहाँ पर एच में क्या कोई परिवर्तन हुआ? क्या हाइट में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। परिवर्तन साथियों किस में हुआ? वेग में हुआ। किस में हुआ? वेग में। तो वेग परिवर्तन का जो फर्क होता है वो पड़ता है काइनेटिक एनर्जी में, जिसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, अभी यहाँ अगर बी में परिवर्तन करोगे यानी वेग में परिवर्तन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम हाइट में परिवर्तन करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर हाइट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहीं पर अगर हम कहते कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो साथियों ये किस पे डिपेंड करती है? वेग पर। अभी वेग हो गया 4 गुना, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 गुना, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो 16 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 16 गुना होगी, स्थितिज ऊर्जा में कोई जो है चेंजमेंट नहीं होगा। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे गतिज ऊर्जा पूछ लेता तो गतिज ऊर्जा में 16 गुना परिवर्तन हो जाता। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच कोण होता है। साथियों कार्य होता है 3 प्रकार का। एक होता है ऋणात्मक कार्य, कैसा होता है साथियों? ऋणात्मक। और एक होता है धनात्मक, और एक होता है शून्य कार्य। कैसा कार्य? कोई भी कार्य ना हो। तो साथियों इनके लिए आपको कोण पता होने चाहिए। तो साथियों ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब मान लो ये कोई पिंड है, ठीक है साथियों, इस पर हम बल लगा रहे इधर की तरफ और विस्थापन हो रहा इधर। ठीक है, बल लगाया इधर और विस्थापन हुआ इधर, मतलब इनके बीच कोण क्या बना साथियों? 180 डिग्री का। यानी अभी क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। तो साथियों ऋणात्मक कार्य के लिए जो थीटा यानी कोण होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वहीं पर साथियों हम बात करें शून्य कार्य की, जब मान लो ये कोई पिंड है, ठीक है, आपने बल लगाया इधर और विस्थापन हुआ ऊपर की साइड। विस्थापन कहाँ हुआ? ऊपर की साइड। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य। और इनका कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि शून्य कार्य के लिए जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। वहीं पर बात करें धनात्मक कार्य की, मान लो ये कोई पिंड है, ठीक है, इस पे फोर्स भी इधर लग रहा है और कार्य भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी इसी साइड हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर कैसा कार्य होगा? हमारा धनात्मक कार्य। तब इनके बीच थीटा क्या हो जाता है साथियों? 0 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो साथियों ऋणात्मक कार्य के लिए जो थीटा होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्यूमीनियम के गोलों के व्यास समान हैं। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनके समान होते हैं। यानी कि इनमें से कौन सी चीज तब समान होती है? तो साथियों आपको पता होगा कि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है साथियों वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे क्या होता है साथियों? समय होता है, यानी कि टी होता है। ठीक है, वहीं पर साथियों अगर हम बात करें संवेग की, तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी mv होता है क्या? संवेग। और साथियों स्थितिज ऊर्जा की बात करें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, और साथियों हम गतिज ऊर्जा की बात करें, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। अभी साथियों आप देखेंगे इसमें क्या दिया है? m दिया है द्रव्यमान, यहाँ पर भी m दिया है द्रव्यमान, यहाँ पर भी m दिया है द्रव्यमान, जबकि दोनों पिंडों के द्रव्यमान कैसे हैं? अलग अलग। तो यहाँ पर द्रव्यमान से फर्क पड़ेगा,
पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान लगाना होगा तो द्रव्यमान का फर्क पड़ेगा। तो ना तो संवेग बराबर होगा, क्योंकि पिंडों के द्रव्यमान कैसे हैं, अलग अलग। तो अलग अलग एम होंगे तो अलग अलग संवेग होंगे, अलग अलग एम होंगे तो अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। जब एम अलग अलग हैं तो गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होगी। जबकि त्वरण में द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो त्वरण होगा वो समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा। साथियों, यहाँ पर हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य बताना है। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये मान लो पृथ्वी की सरफेस है, यहाँ पे कोई पिंड है मान लो, ठीक है। अभी गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, ठीक है। अभी ये लड़की यहाँ पर है, मान लो कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ से कहाँ चली आई, यहाँ पर, ठीक है। और कितनी दूरी चल ली, 300 मीटर की। अभी साथियों, इसने कुछ ना कुछ तो कार्य किया है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन क्या इसने कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया? अभी बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, क्या इसने ऊपर की ओर कार्य किया? नहीं किया। यानी आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कब होता है, जब हम थीटा को 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, 90 डिग्री। तो साथियों, आपको पता है W बराबर हमारा सूत्र होता है F इंटू डी इंटू कोस थीटा, ठीक है। अभी साथियों, F की वैल्यू छोड़ दो, ठीक है, F इंटू डी की वैल्यू छोड़ दो, क्योंकि कॉस थीटा यानी थीटा कितना हो गया हमारा, 90। तो साथियों 90 लगा दिया हमने, और कॉस 90 का मान 0, तो ये सब भी 0, यानी कार्य कितना हो जाएगा, 0। कार्य कितना हो जाएगा, 0। तो ये साथियों जो हमने कार्य निकाला, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध निकाला, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमारा कार्य जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर हम वास्तव में यहाँ पर कार्य की बात करें तो कितना कार्य होगा, तो साथियों 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूं। देखो साथियों, यहाँ पर कितना कार्य हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एफ तो दिया नहीं है, एफ का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, एम इंटू ए, ठीक है। तो एम कितना दे दिया, 3 केजी। ए साथियों यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण वर्क कर रहा है, यानी कि 10, ठीक है। एम इंटू ए लगा दिया। अभी साथियों डिस्प्लेसमेंट लगाना, कितना हुआ, 300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी कॉस थीटा हमने जो छोड़ दिया, क्योंकि जिस साइड बल लगाया उसी साइड वो गई है, ठीक है। तो 3 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा, यानी कि 3 3 9, ठीक है। और 1 2 3, कितने जीरो, 3 जीरो, यानी 9000 जूल उसने कार्य किया, ठीक है। कितना कार्य किया उसने, वास्तव में उसने 9000 जूल कार्य किया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसने 0 कार्य किया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य तब होता है जब थीटा को हम 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। साथियों, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो साथियों आपको पता है ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ठीक है। जूल को ही हम साथियों क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। साथियों बात करें किलोवाट की, तो किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि पावर का मात्रक होता है, ना कि ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं होता, ठीक है। और जो किलोवाट घंटा होता है ये भी ऊर्जा का एक मात्रक होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो साथियों कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, W बराबर हमारा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यही तो फार्मूला होता है कार्य का। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हमें
क्या कार्य जो है विस्थापन पर निर्भर नहीं करता? तो भैया डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत। ठीक है। बात करें लगाए गए बल की, तो ये एफ क्या है? ये एफ तो लगाया गया बल ही है, यानी कि बल पर भी निर्भर करता है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कॉस थीटा ये क्या है? ये बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो साथियों इस पर भी हमारा कार्य निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बात करें पिंड के आरंभिक वेग की, तो आरंभिक और अंतिम वेग पर किसी भी पिंड का कार्य निर्भर नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बांध के संग्रहित जल में कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए किसी पिंड या पदार्थ में उसके स्थित होने के कारण, यानी स्थिर होने के कारण जो ऊर्जा आती है उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों जैसे कि ये मान लो भैया पानी जा रहा है बहता हुआ, यहाँ बना दिया हमने ये डैम। ठीक है साथियों, ये ऊंचा सा हमने डैम बना दिया यहाँ पर। अभी क्या होगा, ये बांध बनाने से इसके जो पानी के स्तर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो साथियों जैसे ही एच में वृद्धि होगी, यानी ऊंचाई में वृद्धि होगी, वैसे ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये हाइट पर निर्भर करती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो साथियों हमने बताया आपको, मान लो आपने किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से यहाँ तक फेंका, तो यहाँ जो आपने गतिज ऊर्जा इसको दी, मान लो दे दी 10, मान लो 15, मान लो अब की बार कितनी मान लो गतिज ऊर्जा यहाँ पर दी 15 जूल। ठीक है। तो ये ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये ऊर्जा मान लो एक कम हुई तो स्थितिज ऊर्जा वहां पर 1 जूल हो गई, ये जितनी कम होगी उतनी ही ये बढ़ती जाएगी क्या? स्थितिज ऊर्जा। तो साथियों एक स्थिति आएगी जहां पर गतिज ऊर्जा तो हो जाएगी 0 और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 15 जूल हो जाएगी। आई बात समझ में? यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होगा इनका योग सदैव समान रहेगा। अभी साथियों ये है एच ऊंचाई, इन्होंने ऊंचाई क्या ली? एच, यानी आधी ऊंचाई चलने पर क्या होगा? 7.5 जूल ऊर्जा कैसी हो जाएगी? गतिज में कन्वर्ट हो जाएगी, और 7.5 जूल कैसी हो जाएगी? ऊर्जा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है आधी ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें आधी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी और आधी गतिज ऊर्जा होगी, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें पूरी जो है ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, जो कि हमेशा हर बिंदु पर कैसी रहती है? नियत रहती है। ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 के सभी एमसीक्यू को बड़े ही आसानी से समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।